वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले ज़बरदस्त गुफ्तगू जारी थी, गुफ्तगू को मजीद कंटिन्यू करेंगे। फारूक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, अहमद चुनार साहब भी मौजूद हैं। फारूक साहब, ये जो सर्कस, ये जो तमाशा थोड़ा सा लगा है अभी, पॉलिटिकली एक नॉइज़ देखा जा रहा है, क्या समझते हैं कहाँ तक जाएगा, इसका एंड क्या होगा? देखिए, मैं ये समझता हूँ, ये मेरी अपनी ज़ाती राय है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है ना, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है। इट्स नॉट दैट इजी फॉर द पोजीशन। देखिए, इस वक्त जो बाजार लगा हुआ है ना, इतना आसानी से कोई भी नज़रियाती तौर पर किसी तरफ नहीं जा सकता अनटिल अनलेस आई मीन दे हैव सर्टेन इंसेंटिव फॉर दैट। अगर कोई इंसेंटिव दिया जाएगा तो उस पार्टी उस तरफ जाएगी, ठीक है ना। अब ये सिलसिला जो दोबारा शुरू हुआ है, जो अर्ली 90s में होता था कि खरीदो फरोख, ये सारा सिलसिला हुकूमत गिराना। देखिए, बात ये है कि आपके पास कोई प्रोग्राम तो हो ना। आप कहें हाँ जी हम ये आके 1.5 साल में हम यूं कर देंगे, आप प्रोग्राम तो दें। हमारे पास कोई प्रोग्राम नहीं है। अपोजिशन की इमेच्योरिटी ये है कि सारे देखिए इनको इक़्तिदार चाहिए, इक़्तिदार नहीं है तो हर बंदा इस वक्त अगर 12 अपोजिशन की पार्टियां वो एक तरफ है, इमरान खान अकेला एक तरफ है, ठीक है। मैंने इमरान खान को वोट नहीं दिया, राइट। लेकिन चीज़ क्या है कि हमको देखना ये है कि मुल्क के मुफाद में कौन आदमी बेहतर है। इफ समबडी इज डूइंग गुड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री, वी मस्ट सपोर्ट दैट। स्पेशली आज इस वक्त जो प्रिविलिंग सिचुएशन है ग्लोबली, अब जियो पोलिटिकल सिचुएशन देखें आप कैसी चल रही है। इमरान खान को यूरोपियन कम्युनिटी के सदर ने फ़ोन करके कहा जी कि आप हमारे लिए मीडिएशन का किरदार अदा करें, ठीक है। यस, ठीक है। अब ये एक इतनी बड़ी चीज़ है कि पाकिस्तान का एक नाम हो रहा है, ठीक है। और इमरान खान एज ए वर्ल्ड लीडर आप देखिए वो माना जा रहा है। अब हम किसी के खिलाफ नहीं है, ना हम रशिया के खिलाफ हैं, ना यूरोप के खिलाफ है, ना यूएस के खिलाफ है। हमें क्या देखना है, हमें अपना इंटरेस्ट देखना है, इकोनॉमिकल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स देखने हैं। जिस मुल्क के साथ भी हमें मिलेंगे वी मस्ट गो फॉर दैट एक्चुअली। अब हम ये कहें कि नहीं जी हमें कोई डिक्टेट करे कि आप उसके घर नहीं जाएंगे, आप उससे नहीं मिलेंगे, आप ये नहीं करेंगे, तो भाई आप हमें क्या दे रहे हैं। बात ये कि मुझे अपना इकोनॉमिकल गोल देखना है। जितना भी इस वक्त जो जंग हो रही है वो किस चीज़ की है, वो माशी जंग है एक्चुअली। ऑब्वियसली सबसे पहले पाकिस्तान है, सबसे पहले पाकिस्तान के बेनिफिट्स हैं। हमें ये देखना है कि अगर हमें मिल रहा है तो हमें उस पर जाना चाहिए। बिल्कुल। एमएच चुनाव से भी बात करेंगे और मार्केट के हवाले से मैं कंटिन्यू करना चाहूंगी, लेकिन अभी देखते चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते हैं, क्या परफॉर्मेंस रही मार्केट की। ओपन हुई मार्केट 43,266.97 के लेवल पर। हायर साइड टू मार्केट गई 43,426.72। लोअर वाज 42,788.53 एंड फाइनली क्लोजर 42,878.35। हमने लूज कर दिया है 43,000 का लेवल आज के दिन में। 388.62 का डिक्लाइन आज देखा गया ओवरऑल। टर्नओवर में करंटली 226.10 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए हैं। कल के मुकाबले में डिक्लाइन देखा जाता है 10.59 मिलियन शेयर्स का। वैल्यू इज नॉर्मली एक ड्राई देखी जा रही है 7.12 बिलियन रुपीस। वॉल्यूम लीडर्स में ऑल स्क्रिप बीइंग इन रेड टेरिटरी। टीपीएल इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 1 के डिक्लाइन के साथ 10.46 पे क्लोजर। 17.35 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। यूनिटी फूड सेकंड स्कोर पे 1.49 का डिक्लाइन 23.64 पे क्लोजर। 17.18 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड एंड लास्टली जीजीएल 0.87 का डिक्लाइन 15.83 पे क्लोजर। 16.9 का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स और मार्केट की करंट परफॉर्मेंस। अहमद चुनाई साहब से पूछते हैं कि मार्केट के अंदर एक्चुअली क्या हो रहा है। सर, नेगेटिव सारी जगह रेड जो है वो पोजीशन दिखाई दे रही है, ऐसा क्यों है? देखिए, पिछले 2 रोज़ से ब्लड बात है। कल जो है वो 1400 पॉइंट तकरीबन गए, आज तकरीबन 400 पॉइंट गए। तो ये सारा मिला के 1300 और 400 तकरीबन 1800-1700 पॉइंट जो है वो मार्केट से निकल गए। एक मौके पर कल 1500 पॉइंट थे और एक मौके पर आज 500 पॉइंट थे। तो 2000 पॉइंट की लोगों ने मंदी भी देखी और फिर 1700 पॉइंट पे जो है वो क्लोज़ हो रहा है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त मार्केट में एक पैनिक फैला हुआ है, लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, बायर्स जो हैं वो कम नज़र आ रहे हैं और सेलर्स अपने आप को लिक्विडेट करने की पोजीशन में हैं। कुछ फॉरेन सेलिंग भी आई है, कुछ हमारे जो म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने भी माल बेचा है। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो प्राइसेस हैं, ये जो लेवल्स हैं, ये लेवल्स तो 27,000 पॉइंट पे भी रेट्स नहीं थे। तो अगर आप देखें तो 27,000 पॉइंट्स के रेट्स पे माल लेना आज की मार्केट में मैं समझता हूँ विन विन पोजीशन है। कोई पाकिस्तान में खुदा न खास्ता जंग नहीं शुरू हो गई, कोई पाकिस्तान में जो है वो और कुछ ऐसे सिलसिले नहीं हो गए कि आपकी प्रोडक्शन बंद हो गई हो, आपके पास तेल ना हो, आपके पास पावर की ना हो, आपके पास जो है वो इंटरनल जो है वो चीज़ें ख़राब हों। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ज़रूर है जिसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट आया है। इसी तरह लेकिन वो तो पास्ट में भी होता रहा है।
बिल्कुल कह होता सकते रहा हैं। है, लेकिन हाँ। आज उसमें एक वाज़ेह फ़र्क आ गया है और लोगों को एक्सपेक्टेशन था कि शायद दोपहर तक जो है उन्होंने कॉन्फिडेंस मोशन मूव हो जाए, जो हो चुकी है। अच्छा, इसी तरह इंटरनेशनल सिनारियो में जो रूस और यूक्रेन की जंग है और उसमें पिछले 2 रोज़ में हमने ऑयल में ज़बरदस्त रैली देखी कि राइट। ऑयल जो है वो $110 से चिनॉय $140 साहब, यहाँ पे आ आपको गया। रोकेंगे, एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। तरक्की की लगन में, जिद्दतों की रोशनी में इस मिट्टी से वफा निभा रहे हैं, खुशियों के बीज बो रहे हैं। बने रहे हम कौम की उम्मीद की किरण। ये है FFC का अज़्म। क्या आपको पता है पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट और डॉलर से काफ़ी बेहतर। अब आप KSB की K-Trade ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksb.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पर क्लिक करें। ऑनलाइन फॉर्म में डिटेल्स जैसे कि नाम, एड्रेस, ईमेल और KYC डॉक्यूमेंट्स जैसे कि NIC की कॉपी, प्रूफ ऑफ फंड्स और बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें। अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें। K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। वेलकम बैक नाजरीन, गुफ्तगू जारी है। चिनॉय साहब मौजूद हैं, फारूक साहब मौजूद हैं। तो चिनॉय साहब, इंटरनेशनल ऑयल प्राइस की डिस्कशन हम ऑलरेडी कर भी रहे थे। $139 पर बैरल पे पहुंच जाता है, हिस्टोरिक हाई जो है वो टच कर लेते हैं। क्या दिखाई दे रहा है, कितना ज़्यादा हायर साइड पे एक्सपेक्टेड है इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस? देखिए, अगर ये जंग एस्केलेट करती है, जैसे पुतिन ने आज कहा है कि $300 में भी जो है वो तेल नहीं मिलेगा, तो हम वी आर इन सीरियस ट्रबल। और अगर ये दुनिया में सेंस प्रिवेल हो जाता है, जंगबंदी हो जाती है, साथ साथ जो है वो यूरोपियन यूनियन, यूक्रेन, रशिया, ये सारा जो नेक्सस है वो सही तरीके से जो है वो मैं समझता हूँ कि इंसानियत के तकाज़ों पे रहते हुए इंसानी जानों का मज़ीद ज़ाया ना करें और इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह बर्बाद ना करें एक दूसरे के, तो मैं समझता हूँ कि फिर हालात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। देखिए, रशिया के पास जो गैस है वो 40% सप्लायर है यूरोप को, और ज़ाहिर है वो भी, उसकी भी बंदिश आ सकती है, और उसकी अगर बंदिश आई तो यूरोप में भी जो है वो मामलात ख़राब हो जाएंगे। तो इस वक्त अजीब सी सूरत हाल है, लोग जो हैं वो तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। मैं समझता हूँ कि सेनर एलिमेंट्स को आगे आना चाहिए, इंटरनेशनली जो लीडर्स हैं, और इस मसले को रिजॉल्व करने की ज़रूरत है, ना कि इसको और मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत है। और जो कुछ मौरखीन लिखते हैं कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की सूरत अख्तियार कर जाएगा, वो खुदा न खास्ता ना हो। इससे न सिर्फ दुनिया का नुकसान होगा, इंसानियत का नुकसान होगा, और मैं समझता हूँ कि बड़ा भारी जानी और माली दोनों नुकसान होंगे। और खुदा न खास्ता कहीं अगर न्यूक्लियर वॉर की तरफ हम चले जाते हैं तो फिर तो दुनिया में तबाही आ जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि आज अच्छा सेंस प्रिवेल होना चाहिए, अच्छे लीडर्स को, सीनियर एलिमेंट्स को आगे आकर इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना चाहिए, और रशिया को भी समझाना चाहिए, यूक्रेन को भी समझाना चाहिए, साथ साथ USA और यूरोपियन कंट्रीज़ ने जो दौड़ लगाई हुई है उनको भी जो है वो टेम डाउन करने की ज़रूरत है। तो दुनिया में मामलात जो है वो जंग से हल नहीं होते, मुज़ाकरात से हल होते हैं। मुज़ाकरात करने के बाद जो है वो जो एक दूसरे की शराइत हैं उन पे नरमी बरतनी चाहिए, से बहुत सारे और मसले बातचीत कर सॉल्व लेनी चाहिए। कर चुके हैं और किए भी जा सकते हैं। अच्छा, होता ये है कि अभी कुछ अरसे ही पहले 2020 की बात की जाए तो हमें एक बड़े डिजास्टर्स, नेचुरल डिजास्टर्स का सामना था, वो था कोविड। अभी वहाँ से निकले नहीं, वहाँ से हमने वैक्सीनेशन और इतना सारा काम करने के बाद जब 2 साल वहाँ पे बिल्कुल इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमने लूज़ कर दिए, तो अब हम एक ग्लोबल वॉर की तरफ जैसे कि कहा जा रहा है, या फिर एक फियर देखा जा रहा है, यहाँ पे जा रहे हैं। तो
थोड़ा सा सेंस प्रिवेल होना चाहिए। अमित चौनाई का जैसा कहना है कि हमें वॉर की तरफ नहीं बल्कि बातचीत की तरफ जाना चाहिए, अमन की तरफ जाना चाहिए। तो ये तो हुई इंटरनेशनली ऑयल और इंटरनेशनल सिनेरियो की बात। आज मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट थी, तो मैं चाहती हूँ कि वो भी थोड़ा सा बताते चलूँ। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ये ट्वीट थी जिसमें कि मॉनेटरी पॉलिसी को अनचेंज रखा गया है। 9.75 जो है वो पॉलिसी रेट दिखाई दे रहा है और यही कंटिन्यू फर्दर रखा गया है अनटिल एंड अनलेस यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता हुआ ना दिखाई दे, क्योंकि ये भी उन्होंने इंडिया दिया है कि अगर ये वॉर या फिर ये कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई देता है या फिर अगर ज़्यादा हम कह सकते हैं कि लंबे अरसे तक चलता है तो कमोडिटी प्राइस जो है वो अफेक्ट करेंगे ऑब्वियसली इन्फ्लेशन को, और इन्फ्लेशन से डायरेक्टली पॉलिसी रेट पे इम्पैक्ट आएगा। तो ये एक्सपेक्टेशन थी कि ऑब्वियसली स्टेटस को रखा जाएगा, लेकिन यहाँ से जो नंबर्स चेंज हो रहे हैं उससे ये भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि ग्लोबली हमने कल की भी रिपोर्ट पढ़ी थी कि फूड इन्फ्लेशन सबसे बड़ा इशू बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल क्या सिचुएशन है, मॉनेटरी पॉलिसी कहाँ पे दिखाई देगी, और नेक्स्ट वीक में यानी कि अगर उन्होंने ये कहा है कि स्केड्यूल का वेट नहीं करेंगे, अगर चीज़ें बेहतर ना हुई तो पॉलिसी रेट नेक्स्टली जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। फारूक साहब से पूछते हैं। जी फारूक साहब। जी बिल्कुल, आपने वजह फरमाया। देखिए इस वक्त फूड क्या हर जो आइटम है इस वक्त उसकी सप्लाई जो है वो हर्ट हुई है। तो डेफिनेटली जब डिमांड एंड सप्लाई का गेम आता है, जब डिमांड इज सो हाई एंड सप्लाई इज लो तो प्राइसेस डेफिनेटली गो अप एक्चुअली, यू नो। अच्छा। और वही इन्फ्लेशन का सबब बनता है बाद में कि जब आपका सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है तो फिर डेफिनेटली प्राइसेस गो अप, ठीक है ना। इस वक्त आज इस जंग से पहले भी हम एक्सपोर्ट करता हूँ हम लोग, तो हमारा मेरा जैसे एलए माल जाता है, इसमें लाइक 2 months आई हैव नॉट बीन एबल टू सिक्योर 2 containers फॉर माई गुड्स टू बी शिप टू एलए। देयर इज़ नो स्पेस अवेलेबल बिकॉज कंजेशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। कंजेशन इतना ज़्यादा है वहाँ पर कि वहाँ उनके स्टोर्स तक के शेल्फ खाली पड़े हुए हैं लेकिन माल उतर नहीं पा रहा। तो ये सिचुएशन अब मज़ीद गंभीर हो जाएगी। देखिए अगर ये जो रूट्स हैं, सी के रूट्स अगर हर्ट होते हैं इस जंग की वजह से, इफ़ दैट आई मीन वॉर प्रोलॉन्ग्स, डेफिनेटली हर चीज़ हर्ट होगी, ठीक है ना। उस वजह से क्या होगा कि पूरी दुनिया में जो ना प्रॉब्लम्स आएंगे। हालांकि रशिया बिल्कुल हटकर है, लेकिन यूक्रेन यूरोप से हिट करता है तो उस वजह से वो चीज़ें हर्ट हो सकती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें इस वक्त डेफिनेटली जो मॉनेटरी पॉलिसी है, हफ्ता 10 दिन 15 दिन हो सकता है, 2 weeks अगर ये जंग प्रोलॉन्ग करती है। आई डोंट थिंक सो कि ये जंग जो है ना ख़त्म होगी जल्दी, क्योंकि ये पावर गेम एक्चुअली। आई डोंट थिंक सो बिकॉज रशिया डेफिनेटली विल टेक ओवर यूक्रेन फॉर वट एवर यू नो दे हैव टू डू फॉर दैट, क्योंकि अदरवाइज अगर रशिया टेक ओवर नहीं करता। पाकिस्तान को प्राइम मिनिस्टर साहब को जो ऑफर की गई है सालसी का किरदार अदा करने की, तो वो आप क्या समझते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अफगानिस्तान में भी इतने अरसे से जो एक चल रही थी जंग की सूरत हाल या फिर ड्रोन अटैक्स, और फिर 20 साल के बाद ये फील करवाया गया कि नहीं अब बातचीत के जरिए हल होगा। तो आप नहीं समझते कि प्राइम मिनिस्टर साहब सो स्मार्ट? प्राइम मिनिस्टर देखिए एक उस सूरत में कर सकते हैं अगर जैसे EU ने या US भी अगर उनको कहता है कि ठीक है हमारी तरफ से आप सालिस का किरदार अदा करें, EU ने तो कर लिया ना, फिर रशिया एक्सेप्ट करे इनकी सालिसी को। पहली चीज़ तो ये है कि ठीक है जी हम इमरान को एक्सेप्ट करते हैं, ही शुड कम एंड टॉक टू अस, राइट। सेकेंडली चीज़ क्या है कि इमरान साहब जो रशिया की जो डिमांड है वो क्या थी कि जी आप यूक्रेन को फॉर नेक्स्ट 30 years ना तो नेटो में शामिल करेंगे ना EU में, देन आई मीन रशिया हैज़ नो प्रॉब्लम। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बात को माना नहीं गया EU ने और अमेरिका ने, जिस वजह से जंग छिड़ी है, ठीक है। अब क्या इतना होने के बाद क्या अमेरिका और EU पीछे आएंगे कि जी हाँ ठीक है जी हम इनको 30 साल तक नहीं लेंगे, क्योंकि हर एक की पावर इस वक्त जो है ना गेम है पावर की, और रशिया दिखाना चाह रहा है कि जी मैं भी पावरफुल हूँ, आई एम ऑल्सो वन ऑफ द पावर्स इन द वर्ल्ड। और अगर ये पीछे जाता है तो उसकी सुबकी होगी अब। इसलिए मैंने आपसे कहा कि वो डेफिनेटली दे विल टेक ओवर यूक्रेन वट एवर द रीजंस एंड वट एवर दे हैव टू डू फॉर दैट। वो बैकआउट नहीं होगा, और ये अब दुनिया को देखना है कि किस तरह उसको कंट्रोल करना है, उसकी बातों को मानना है कि नहीं मानना जो रशिया कह रहा है। और अगर वो मान लेंगे तो रशिया विल बी डिक्लेयर्ड एज वन ऑफ द पावर्स इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना और रशिया और US जो भी हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें मैं जो मेरा एक एनालिसिस है, आई डोंट थिंक सो कि जो रशिया है वो पीछे हटेगा, और ये जंग जब तक जारी रहेगी जब तक कि रशिया जो है ना वो टेक ओवर नहीं करेगा, चाहे उसके कितने ही फौजी मर जाएं, कुछ भी करना पड़े। और न्यूक्लियर वॉर पे नहीं होगी, डेफिनेटली नहीं होगी, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर का मतलब ये है कि देन देयर इज़ अ World War III एक्चुअली वो। लेकिन नॉर्मल जो एक ट्रेडिशनल वॉर्स हैं उसके तहत वो काम करेगा, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता, ना ही दुनिया में कोई अफोर्ड नहीं कर सकता उसको, अदरवाइज दुनिया खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो मैं ये समझता हूँ कि न्यूक्लियर वॉर इंशाल्लाह नहीं होगी, लेकिन यस ये जंग प्रोलॉन्ग करेगी जब तक कि रशिया उसको टेक ओवर नहीं करेगा। राइट चले चिनॉय साहब, रशिया जब तक टेक ओवर नहीं करेगा ये जंग चलेगी, बातचीत जो है वो दिखाई नहीं दे रही। प्राइम मिनिस्टर साहब को ऑलरेडी ऑफर की गई है, क्या समझते हैं आप कितना इम्पोर्टेंट है इस जंग को किसी भी तरीके से रोकना?
देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा कि ये जंगें जो हैं वो मसाइल का हल नहीं है। मसाइल का हल बातचीत के ज़रिए है। ठीक है। और अच्छी बात है अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर मसालियत कराते हैं या कोई और इंटरनेशनल लीडर्स जो हैं वो बैठकर मसालियत करा दें और मामलात को जो है वो सुलझा दें। ये मामला इस वक्त उलझ गया है। फारूक साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि रशिया किसी कीमत पे भी यूक्रेन को हासिल करना चाहता है और अपने आप को दुनिया में एक वर्ल्ड पावर बनवाना चाहता है। लेकिन वर्ल्ड पावर रशिया अगर है तो उसमें कोई दो राय भी नहीं है। रशिया अपनी जगह पर एक वर्ल्ड पावर है। दुनिया की जो 5-6 वर्ल्ड पावर्स गिनी जाती हैं उसमें रशिया भी एक माना जाता है। ऑलरेडी है। तो उसमें कोई ऐसी दो राय नहीं है कि हमने उसको मनवाना है या उसने दुनिया में दोबारा वो करना है। और उसने जो रीसेंट आउटबर्ट्स की हैं यूक्रेनियन के ख़िलाफ़ उनके कैपिटल में, उनकी दूसरी जगहों पर, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पर बड़े अबतर तरीन हालात हैं और बड़ी आसानी से बग़ैर किसी रेजिस्टेंस के उन्होंने वो शहर जो है वो अपने काबू में कर लिए। मैं ये समझता हूँ कि इसी तरह दूसरे बाकी शहर पूरा यूक्रेन जो है वो रशिया के कब्ज़े में आ सकता है। इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम एंड मिनट्स एंड डेज, नॉट नंबर ऑफ डेज। तो ये बहुत जल्दी काम हो जाएगा। और इसके बाद फिर क्या सूरत हाल आती है, दुनिया और क्या मज़ीद सैंक्शंस लगाती है रशिया के ऊपर, इस ज़म्न में पाकिस्तान को भी बड़ा ख्याल करना होगा कि पाकिस्तान पे भी जो है वो कोई सैंक्शंस ना लगे, क्योंकि हमने अब तक इंटरनेशनली जो है इस वॉर को कंडेम नहीं किया। तो हमने ये सारी चीज़ों को देखना है कि पाकिस्तान के मफादात किस में हैं। पाकिस्तान के ट्रेड रिलेशंस जो हैं वो रशिया के साथ ज़्यादा हैं, चाइना के साथ ज़्यादा हैं या अमेरिका के साथ और EU के साथ ज़्यादा हैं। ये सारे कंपैरिजन्स करके हमने बड़ी समझदारी के साथ अपने फ़ैसले करने हैं। और साथ साथ ये भी देखना है कि पाकिस्तान की आज़ादी, पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की खुदमुख्तारी, इस पर कोई हर्फ ना आए। और हम जिस कैंप में भी जाएं उस कैंप में पाकिस्तान की वन साइडेड तो नहीं हुए ना, हम तो अभी तक एक ही तरफ न्यूट्रल खेल रहे हैं। न्यूट्रल जी, मोर और लेस इस वक्त पाकिस्तान ने एक न्यूट्रल पेस्चर दिया है। हमने EU के कहने पे भी कोई बात नहीं की, हमने शायद रशिया के कहने पे भी कोई बात नहीं की, और हम वेट एंड सी का काम कर रहे हैं। वेट एंड सी का काम कर रहे हैं। चले सर, एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। क्या आपको पता है पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट और डॉलर से काफ़ी बेहतर। अब आप KSB की K-Trade ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksb.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पर क्लिक करें। ऑनलाइन फॉर्म में डिटेल्स जैसे कि नाम, एड्रेस, ईमेल और KYC डॉक्यूमेंट्स जैसे कि NIC की कॉपी, प्रूफ ऑफ फंड्स और बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें। अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें। K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। वेलकम बैक नाज़रीन। चरवाई साहब से बात हो रही है, फर्दर कंटिन्यू करते हैं। चरवाई साहब, अब आपने कहा कि सेंस प्रिवेल होना चाहिए, पॉजिटिविटी की तरफ जाना चाहिए, बातचीत की तरफ जाना चाहिए। बिजनेस कैसे दिखाई दे रहे हैं तमाम कंडीशन में, जितनी सैंक्शंस हो रही हैं, तो कैसे बेनिफिशरी पाकिस्तान हो सकता है और कौन कौन से बिजनेसेस हैं जो अभी अभी मार्केट सीक कर सकते हैं? हम इस वॉर का हम तो फ़ायदा ही उठाने की बात करते हैं। जब कोविड आया था हमने जब भी यही कहा था कि जिन मुल्कों के ऑर्डर्स जो है वो पेंडिंग है वो हम पूरे करके दे देते हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान कैसे दो तीन बड़ी चीज़ें हैं। जिस तरह कोविड में पाकिस्तान ने अपनी फैक्ट्रीज़ को ऑन रखा और लेटर पार्ट में हमने ऑन किया और दुनिया ने बाद में ऑन किया, तो पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल गया, एज मिल गया। आज भी ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तानी जो प्रोडक्शन है वेरियस आइटम्स की, वो मुतवातिर चलती रहें, किसी सूरत में उसका ब्रेक नहीं आना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इसका पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। अच्छा। चाहे दुनिया में जंग का कोई भी नतीजा बरामद होता है, अल्लाह करे जंग ना हो, अल्लाह ताला जो है वो लोगों की जान और माल की हिफाजत करवाए, लेकिन अगर खुदा न खास्ता ये इनेविटेबल है तो पाकिस्तान का जो प्रोडक्शन है, पाकिस्तान किसी का अलाई बनने नहीं जा रहा, ना रशियन अलाइज बनने जा रहे हैं, ना अमेरिकन अलाइज बनने जा रहे हैं। पाकिस्तान की अब तक जो पॉलिसी है वो एक न्यूट्रल रोल की तरफ जाती है। तो हमारा ये न्यूट्रल रोल अगर रहा तो मैं समझता हूँ कि इसमें पाकिस्तान की इकनॉमी को बहुत बड़ा बूस्ट मिल सकता है, बहुत बड़ा फ़ायदा मिल सकता है कि जो
क्वांटिटीज़ इन स्टॉक्स पाकिस्तान के पास होंगी वो अच्छे दामों में बिकेंगी, दुनिया में उनकी अच्छी डिमांड रहेगी। तो हमको स्ट्रैटेजी करनी चाहिए कि हम मैक्सिमम जो है वो अपने फिनिश गुड्स की स्टोरेज जो है वो तैयार रखें। कल सुबह वॉर में कहीं भी अगर ज़रूरत पड़ सकती है तो पाकिस्तानी गुड्स जो है वो सबसे पहले वहाँ पहुँचेंगे और ज़ाहिर है फिर उसकी एक अच्छी प्राइस भी मिलेगी और पाकिस्तान न सिर्फ दुनिया की मदद कर सकेगा बल्कि ट्रेड एक्टिविटीज़ में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। राइट, चाहे वो किसी भी सेक्टर की बात हो। राइट, चलिए जी, फारूक साहब, पाकिस्तान बेनिफिशियरी, ऑब्वियसली चनाई साहब से भी मेरा यही पूछना था और आपसे भी यही पूछूंगी कि बेनिफिशियरी कैसे हो सकता है, और जैसे इन्होंने कहा कि हमें प्रिपेयर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए, तो कितना तैयार रहना चाहिए? ऑलरेडी हम तो एक्सपोर्ट सीकर्स ही हैं, हम तो अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाने में लगे हुए हैं डेली बेसिस पे। अच्छा देखिए, हमारा एक मसला ये है पाकिस्तान का, जो भी ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हम एक्सपोर्ट करते हैं ना, वो होती है मेड टू ऑर्डर के ऊपर। अच्छा, ठीक है, अब गारमेंट्स बनाएंगे अगर तो किसी का ऑर्डर आएगा तो बनाएंगे, उसकी स्पेसिफिकेशन पे बनाएंगे हम। ठीक है, अगर हम सर्जिकल गुड्स बनाएंगे तो किसी की स्पेसिफिकेशन पे बनाएंगे हम। बिल्कुल। स्पोर्ट्स गुड्स जाएगा तो किसी की फुटबॉल चाहिए, कैसा चाहिए, किस किस्म का चाहिए। अच्छा, इसी तरह फ्रूट वेजिटेबल, तो आप पेरिशेबल आइटम आप उसको कितना रखेंगे अपने पास। ठीक है, तो वो स्टॉक करना, देखिए हम लोग ग्रेन्स में नहीं है। आपको पता है रशिया और यूक्रेन 25% फूड ग्रेन्स जो है दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं। 25% ऑफ टोटल दुनिया की जो कंजम्पशन है उसका 25% दे एक्सपोर्ट। अगर 25% पे अगर आपका ब्रेक लग गया तो आप सोचिए दुनिया में फूड की शॉर्टेज कितनी होगी। ऑलरेडी अच्छा, एक अलार्मिंग सिचुएशन पैदा हो रही अब है। हमारे पास तो वीट हम इंपोर्ट करते हैं। अभी हमने 20 लाख मेट्रिक टन जो है ना कॉन्ट्रैक्ट किया रशिया के साथ वीट लेने के लिए। ठीक है, सस्ता करने के लिए जब प्राइम मिनिस्टर गए थे उस चक्कर में उन्होंने ये किया। ठीक है, अब हमारे पास ऐसा वो कौन सा टेंजिबल चीज़ें जो हम वाकई स्टॉक, जैसे चिनॉय साहब कह रहे हैं हम बना के रखें, मुझे नहीं पता कि ऐसी क्या चीज़ें बना के रखें। ठीक है ना, हमारे पास अगर फूड ग्रेन होता, वीट होती, हमारे पास चीनी पड़ी होती बहुत ज़्यादा, एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारे पास दालें होती जो हम प्रोड्यूस करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो मैं समझता हूँ कि यस, हमें मार्केट ज़रूर मिलेगी जब चाइना, देखिए अब चाइना के साथ ताल्लुकात ऑलरेडी अमेरिका के कशीदा हैं। ठीक है, वो जो उसका सैचुरेशन जब आएगा तो वो कहाँ जाएगा। लास्ट टाइम पेंडेमिक में ये हुआ था कि हमारे पास आया था अभी, लेकिन हमारे पास इंडस्ट्रियल जो सेटअप है, जो कैपेसिटीज़ हैं, हमारे पास कैपेसिटीज़ नहीं है। हमने कैपेसिटीज़ को बिल्ड ही नहीं किया है। मेरे पास अगर 10 गारमेंट की फैक्ट्री है तो आज भी 10 लेके बैठा हूँ मैं कितना माल बना लूँगा। हमने उस पर तवज्जो नहीं दी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर, कि हम उतनी इंडस्ट्री की हम अपनी कैपेसिटी बढ़ाएं, कैपेसिटी के साथ स्किल्स बढ़ाएं, वो नहीं है हमारे पास। तो हम 5 साल के अंदर कितना हो सकता है? अभी अगर हम देखिए 5 साल और चाहिए। देखिए बात ये है विद इन 3, देखिए आप इंडस्ट्रीज थी वो बंद हो चुकी थी। देखिए बात सुनिए, बात ये है कि आप अगर एक पॉलिसी बनी है ना तो हमें 10 साल वेट करना पड़ेगा। अब जो अगर सपोज करें अगर इमरान की गवर्नमेंट चली जाती है, ये जब आएंगे कहेंगे सर ऐसी हालत कर दी है कि हमें 15 साल चाहिए कम अज कम मुल्क को ठीक करने के लिए, और जब आप 30 साल थे तो आपने क्या किया था उस वक्त। बात तो ये ना कहने की। अब अगर वो उनको मौका मिला है और हमें राइट डायरेक्शन पे वो डाल रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक वाइज, अहमद साहब इससे मेरे अपना एग्री करेंगे।